नेपाल और इंडिया के बीच में फिर से छिड़ा एक और टकरार। जी हाँ, फिर से हुई डिसएग्रीमेंट इस एक टॉपिक के ऊपर। मैंने आपको पहले ही बताया था कि कैसे इंडिया और चाइना के रिश्ते बदल रहे हैं। फिर से बॉर्डर डिस्प्यूट पे बात हो रही है। जी हाँ, जो बॉर्डर टेंशन थी उसको खत्म करने की बात की जा रही है कि कैसे फिर से ट्रेड शुरू हो। गलवान घाटी के बाद जो कुछ भी हुआ 7 सालों बाद, आज फिर से चीजें सुधर रही हैं। सुधर ही रही थी कि तब तक ऐसा हुआ कि नेपाल ने क्लेम किया कि सो बेसिकली इंडिया ने 3 ट्रेड रूट्स खोले थे अपने। एक हिमाचल प्रदेश में, दूसरा आपका सिक्किम में जो नथुला पास है वो, तीसरा आपका उत्तराखंड में लिपू लेक। अब जो नेपाल है उनके मिनिस्टर्स कहते हैं कि ये जो लिपू लेक है वो क्या कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनली और मैप वाइज नेपाल का पार्ट है, इंडिया का पार्ट नहीं है। जबकि इंडिया का उनके मिनिस्ट्री की तरफ से ये सीधा सीधा क्लेम आया है कि ये बेसलेस क्या कहते हैं और बेसलेस और इररेलेवेंट पूरा का पूरा एलिगेशन है इंडिया के ऊपर। इस पे काफी विवाद छिड़ा, काफी बातचीत हुई, काफी चीजें हुई और इंडिया ने सख्त मना कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं कि इन सब चीजों से क्या देखने को मिल रहा है हमें। फिलहाल तो इंडिया और चाइना की ये जो ट्रेड पॉलिसी है ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके ऊपर नेपाल की इस तरीके से बीच में जो दखल अंदाजी है और जो चीजें हैं ये काफी प्रॉब्लमाटिक हो सकती थी ग्लोबल मार्केट के अंदर या ग्लोबल इन्फ्लुएंस के अंदर, पर इंडिया ने काफी बखूबी इस चीज को केटर किया, काफी आराम से इस चीज के ऊपर डील किया। पर नेपाल की कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो 3 जगहें जिसमें से एक लिपू लेक भी है, वो उनके मैप में एडेड है। अब अगर नेपाल इनको इंटरनेशनल फोरम्स के अंदर लेके जाएँगे और इस पे काफ़ी इश्यूज़ रेज़ करेंगे तो इंडिया को प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि ये जो पूरा हिस्सा है, अब इंडिया क्लेम कर रही है ये इनका है, नेपाल क्लेम कर रहा है ये उनका है। लेकिन इनमें जो कॉन्स्टिट्यूशनली लीगैलिटी पे जो वर्क है वो नेपाल के पास है, तो इस पे एक इश्यू हो सकती है। नेपाल और इंडिया के जो संबंध हैं बीते टाइम में वो कुछ करीबन मतलब बहुत अच्छा नहीं कह सकते हैं। उन्हें हम कुछ अच्छा नहीं कह सकते पर वो ठीक है इस टाइम पे। नेपाल और चाइना का दूसरी ओर रिश्ता काफ़ी अच्छा हो चुका था। जब नेपाल इस पूरी जो क्या कहते हैं उनके इलेक्शन के इश्यूज़ में चल रहे थे, डेट क्राइसिस में चल रहे थे, उस टाइम पे उन्होंने चाइना से काफ़ी व्यापार किया, जिसकी वजह से वो एक और डेथ क्राइसिस में जा चुके हैं क्योंकि जितनी भी एशियन कंट्रीज़ ने चाइना के साथ व्यापार किया है वो अलग-अलग एक नए डेथ क्राइसिस में चले जाते हैं। चाइना का पूरा रूल गेम और प्लान ही कुछ ऐसा है कि आप लोन लेते रहेंगे और कब आप लीज़ पे चीज़ें दे देंगे, आपको समझ नहीं आएगा। जैसा श्रीलंका के साथ हुआ था हम्बनटोटा पोर्ट पे। वो उन्होंने सोचा था कि एक पूरा एक नया प्रोजेक्ट होगा, काफ़ी चीज़ें होंगी और काफ़ी डेवलपमेंट होगा श्रीलंका के लिए और श्रीलंका और चाइना साथ मिलके एक नया एपिटोम ऑफ पोर्ट एरा शुरू करेंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं देखा गया। उल्टा 99 इयर्स के लिए लीज़ पे चला गया। साथ ही साथ अगर आप हम्बनटोटा के जितने भी ऑफिशियल्स देखेंगे, बेसिकली जो ऊपर चेयरमैन बोर्ड्स पे हैं, वो सारे चाइनीज़ ही हैं। आपको बहुत कम देखने को मिलेगा कि श्रीलंकन्स को उसका कुछ फ़ायदा हुआ और या फिर मैं कुछ बोलूँ ऐसा कुछ बहुत प्रॉफ़िटेबल डील थी ये। इस चक्कर में श्रीलंका की पूरी इकोनॉमी क्रैश हुई, पॉलिटिकल अनरेस्ट हुआ वहाँ पे और ना जाने क्या-क्या चीज़ हुई। सिमिलर वे में अगर आप बांग्लादेश का भी पूरा हिस्ट्री देखेंगे, अभी जो उनका ये स्टूडेंट राइट से जो इश्यू शुरू हुआ था, फिर वो हिंदू-मुस्लिम विवाद पे शुरू हुआ। फिर आपके जो लीगल एडवाइज़र जो आए वहाँ पे, जनरल एडवाइज़र एक्चुअली या फिर नेशनल एडवाइज़र टू बी प्रिसाइज़ अगर मैं बोलूँ तो, मोहम्मद यूनुस जी आए और फिर उसके बाद से फिर उनके भी क्या कहते हैं जो जब उन्होंने थोड़ी रिवाइव करने की कोशिश की बांग्लादेश को पूरे अनरेस्ट के बाद, तो उनका जो झुकाव था वो चाइना की तरफ था, ना कि इंडिया की तरफ। क्योंकि उनके पैरेलली जो क्या कहते हैं पॉलिटिकली जो उनकी क्या कहते हैं एनिमी थी, जो थी आपकी शेख हसीना जी, उनकी पार्टी और उनकी चीज़ें इंडिया के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस पे थी। काफ़ी अच्छा बॉन्डिंग था, काफ़ी अच्छा ट्रेड था, काफ़ी अच्छा डील था और इस टाइम फिर से बांग्लादेश उनकी तरफ जाता हुआ दिख रहा है। हालाँकि बांग्लादेश में अभी एक नए इलेक्शंस भी होंगे, पर ऐसा बोला जा रहा है वहाँ पे कि मोहम्मद यूनुस ये इलेक्शन चाहते ही नहीं है कि हो, वो दिन ब दिन ये इलेक्शन टालते ही जा रहे हैं, टालते ही जा रहे हैं। तो ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि वहाँ भी क्या होगा और वो भी क्या, जिस तरीके से वो जा रहे हैं, वो भी एक डेथ क्राइसिस में फँस सकते हैं। नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल हमारे पास बहुत अच्छा है पाकिस्तान का, जो कि एक
प्रोमिनेंट एग्जाम्पल है बहुत टाइम से जो चाइना के साथ चला आ रहा है। तो ये सब जो चीजें हैं ये काफी इफेक्ट कर सकती हैं। पर इस टाइम पे इंडिया ने जिस तरीके से चाइना के साथ पूरी ट्रेड डील की है, जिस तरीके से उन्होंने पासेस खोले हैं, इससे काफी हद तक हेल्प होगी। अब मैं आपको बताऊंगी ये ट्रेड डील इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। क्योंकि इंडिया और चाइना एक दूसरे के बहुत बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स है, वन ऑफ द बिगेस्ट है। उसके बावजूद भी चाइना एक्सपोर्ट ज्यादा करता है, इंपोर्ट कम करता है इंडिया से। इंडिया इस टाइम रिसेंटली इस एक चीज पे काफी फोकस कर रही है कि वो जो नए रिलेशंस चाइना और रशिया के साथ बना रही है, उस एक चीज में इंडिया फोकस कर रही है कि वो सिर्फ और सिर्फ इंपोर्ट ना करे बल्कि एक्सपोर्ट करे। वो अपना मार्केट इन दो कंट्रीज के लिए खोले कि आप आओ, हमसे मेडिसिन लो, हमसे हमारे क्लोथ्स लो, मतलब जो हम यहाँ पे मैन्युफैक्चर करते हैं, हमारी खादी के जो मटेरियल है, इन सब चीजों से रिलेटेड चीजें लीजिए आप। फिर आपकी नेक्स्ट पॉइंट जो है कि आप गारमेंट्स देखिए, फिर आपके कहती हैं कि अल्युमिनियम, स्टील और कितनी कुछ चीजें इंडिया के पास ऑफर करने के लिए, जो कि काफी, मैं आपको बताऊं, हेल्पफुल हो सकती है, एक बड़ा मार्केट भी बना सकती है, क्योंकि इंडिया को इस टाइम पे एक ऑल्टरनेटिव चाहिए। जी हाँ, अब अमेरिका पे 27 अगस्त के बाद से लेके जब तक वो टैरिफ हटा ना दे तब तक तो आपको अपनी ट्रेड उनके साथ कमी करनी पड़ेगी, वरना आप जितना ट्रेड नहीं करोगे उससे ज्यादा आपका नुकसान होगा। तो इस टाइम पे इंडिया को बहुत ही सोच समझ के चीजों को एनालाइज करना है, चलना है। तो इस टाइम पे ये जो नेपाल का एकाएक, मैं बोलूँ या तो जेलिसी कह लो या तो एक ट्रेड डील के अंदर एक पॉइंट ऑफ व्यू लेकर आओ, क्योंकि जितनी भी कंट्रीज इंडिया को छोड़ के चाइना के साथ डील करती है वो हमेशा किसी क्राइसिस में होती है। वो कभी अपने ओन, मैं आपको जैसे समझाऊं कि कभी वो अपने ओन कहते हैं या फिर एक सेल्फ डेवलप्ड नेशन टाइप्स नहीं होती है। वो बेसिकली उनके साथ कोई पॉलिटिकल अनरेस्ट हो जाता है या उनके डेथ क्राइसिस आ जाते हैं, ऐसा कुछ होता है। पर इंडिया थोड़ी अलग है। इंडिया पे टैरिफ लगा, वो उसके रिटेलिएटरी बेसिस पे एक बिजनेस प्लान लेके जा रही है, ना कि वो ये बोल रही है कि मुझे संभाल लो, मुझे थोड़े फंड्स दे दो या मुझे कुछ ऐसा कर लो जैसे जैसे पाकिस्तान करता है या नेपाल करता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये चीज बहुत डिफरेंट है। इस चीज से तो आप समझिए एशियन कंट्रीज के अंदर एक जलन की भावना तो आएगी ही होगी कि कैसे इंडिया ने इस पूरे सिचुएशन को इतने अच्छे से बखूबी हैंडल किया। और ना कि सिर्फ इस पूरे सिचुएशन में झुके नहीं, पर वो अपने ट्रेडिंग पार्टनर्स के सामने भी कैसे एक इक्विलिब्रियम, या मैं बोलूं एक इक्वालिटी मेंटेन कर रहे हैं कि हम भी आपके साथ बिजनेस करना चाहते हैं, आप भी हमारे कंट्री में आइए, हमारे मार्केट को एक्सप्लोर करिए, हमारे इंडस्ट्री स्टैब्लिश करिए, चीजें करिए कि लेन देन थोड़ा सा आपस में सिंक्रोनाइज रहे। ये नहीं कि आप हमेशा ऊपर रहे, हम हमेशा नीचे रहे, नहीं, ऐसा कुछ सिचुएशन इंडिया लेके जा ही नहीं रहा है इस टाइम पे। अभी अगर आप जयशंकर की जो पूरी स्पीच है, आप जो रशिया के अंदर जो मॉस्को में बैठे बैठे उन्होंने दी है, वो काफी ही इंडिया को एक तरीके का कॉन्फिडेंस दिला रहा है। उसके अंदर एक अलग सी बात है कुछ। उन्होंने तो इंडिया साइमल्टेनियसली काफी डील्स कर रहा है इस टाइम पे। हालांकि इंडिया ने ये भी बोला है कि इन सब चीजों के बावजूद भी इंडिया ओपन है कि नेपाल आए और उनसे बात करे इस एक चीज के ऊपर, उसका एक सोल्यूशन निकालते हैं, और उससे इन सब चीजों की वजह से उनके ट्रेड डील में कोई इशू नहीं आएगी। इंडिया काफी एक नॉन अलाइनिंग था, फिर मल्टी अलाइनमेंट में गया, फिर एक पीस टॉकर जो इंडिया हमेशा से था वो हमेशा ही रहेगा। अब इस पूरी सिचुएशन में देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि नेपाल अपना रुख कैसे बदलता है, और नेपाल और इंडिया का ये जो पूरा प्रॉब्लम जो इस टाइम पे चल रहा है अबाउट द लैंड, ये कैसे सॉल्व होगा, और कॉन्स्टिट्यूशनली कौन सही है कौन गलत है, इस पर भी जब चर्चा होंगी, दोनों कंट्रीज आपस में आमने सामने बैठेंगी, तो काफी इंटरेस्टिंग होगा। ज्यादातर केसेस में ये हो सकता है अगर नेपाल ने प्रूव कर लिया कि आधा एरिया उसका है, तो बेसिकली उनको हमें क्या कहते हैं उस चीज का प्रॉफिट या कमीशन देना पड़ेगा। लेकिन इन सब चीजों में देखते हैं कि अब इंडिया का क्या स्टैंड है इस पर्टिकुलर चीज में, और ये कैसे टर्न आउट होती है इस बारी। हालांकि इंडिया और चाइना की जो ट्रेड डील्स है, इन्हें कोई रोक तो नहीं पाएगा, चीजें काफी तूफानी वे में आगे बढ़ रही हैं, पर थोड़ा सतर्क रहने की भी जरूरत है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम चाइना से डील कर रहे हैं, और चाइना से ज्यादा चतुर तो मुझे नहीं लगता कि जियो पॉलिटिकल या पॉलिटिकल गेम में शायद ही कोई इतना है। तो काफी ऐसा है कि मतलब शेर के मुंह में हाथ डालना और हीरा भी निकाल लेना और हाथ कटे भी ना, थोड़ी ऐसी सिचुएशन है। तो देखते हैं अब क्या होगा आगे।
इन सब जियोपॉलिटिकल न्यूज़ के लिए प्लीज़ हमारे चैनल पे बने रहिए। मेरा नाम श्री चित्रांशी है और आप देखते रहिए एबीसी हिंदी। ऐसी और सारी अपडेट्स के लिए जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में चल रही हैं, हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट और फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच और एंड में बेल आइकन हिट करना ज़रूर याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।